हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारत का संविधान भाग 3 पढ़ेंगे। संविधान के भाग 3 में कुल 6 मौलिक अधिकार इसमें दिए हुए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने अनुच्छेद 12, 13 और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये सब पढ़ा था। उसके आगे बाकी सारे अधिकार हम इस वीडियो में देखते हैं। 18 के बाद 19, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। 19 से लेकर 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, तो सबसे पहले आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 का नाम है वाक और अभिव्यक्ति। वाक और अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता का संरक्षण। वाक स्वातंत्र आदि। अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र विषयक अधिकारों का संरक्षण, इसका संरक्षण होगा। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत में सभी को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। वाक मतलब बोलना, अभिव्यक्त करना। वाक और अभिव्यक्ति, बोलने की और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी। 19 में ही है शांतिपूर्ण सभी नागरिकों को ये सब अधिकार हैं, मौलिक अधिकार। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्ण और निरायुध। शांतिपूर्ण मतलब शांति के साथ, निरायुध मतलब बिना हथियार के, आयुध। बिना किसी अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन, इसका अधिकार है। फिर है संगम। संगम, संघ और सहकारी समिति, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। सहकारी समिति के बाद में जोड़ा गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र, सभी जगह अबाध संचरण। सभी नागरिकों को अधिकार होगा कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, बिना बाधा के। संचरण मतलब घूमना टहलना, कहीं भी कोई भी व्यक्ति जा सकता है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने
इसकी स्वतंत्रता होगी। भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी जीविका, वृत्ति या व्यापार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में ये सारी स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। वाक अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, संगम का, संघ का और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, कहीं भी निवास करने और बस जाने का अधिकार, कोई जीविका, वृत्ति और व्यापार करने का अधिकार। तो ये सारे अधिकार कुछ बातों के अधीन व्यक्ति को दिए गए हैं। इनके दायरे में रहकर इन सारे अधिकारों का प्रयोग करना है। इनके अधीन है ये अधिकार। देश की संप्रभुता, इन अधिकारों पर बंधन लगाया जा सकता है। देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा और अखंडता, विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध, और लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, न्यायालय अवमानना, न्यायालय की अवमानना, इन सब बातों के अधीन ये अधिकार मिले हुए। अब 20वां है स्वतंत्रता के अधिकार में ही, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 हो गया, अब अगला है 20, स्वतंत्रता के ही अधिकार में, आर्टिकल 20, अपराधों के लिए, आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा, तब तक दोषी नहीं होगा जब तक उसने उस समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो। किसी कानून का अतिक्रमण किया होगा तभी वो दोष सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं। प्रवृत्त मतलब जो भी विधि उस समय प्रवर्तन में है। अगली बात कहता है अनुच्छेद 20, उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति उससे अधिक दंड का या शास्ति का भागी नहीं होगा जितना उस अपराध के लिए उस प्रवृत्त विधि के द्वारा उसे दंड मिल सकता था। जितना दंड उसे अपराध के लिए दिया जा सकता था उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने चोरी किया है और उसको फांसी की सजा होगी, उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। फिर तीसरी बात है इसमें कि एक अपराध के लिए, किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार न तो अभियोजित किया जाएगा और न ही दंडित किया जाएगा। एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार से अधिक
न तो अभियोजित किया जाएगा, न ही दंडित किया जाएगा। अभियोजित मतलब होता है केस चलाना। एक अपराध के लिए एक बार से अधिक न अभियोजित न ही दंडित। और बीच में आखिरी बात है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पुलिस किसी को बाध्य नहीं कर सकती है कि वो स्वयं के विरुद्ध साक्षी बने, स्वयं के विरुद्ध ही गवाही दे अपराधी होने के लिए। फिर है अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें दो चीजें हैं, एक प्राण और दैहिक। प्राण की स्वतंत्रता और शरीर की स्वतंत्रता, दैहिक और प्राण। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। अन्यथा नहीं। मतलब कोई अपराधी है, उसको सजा देना है तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता इसका संरक्षण है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसके अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा मतलब कानून के अनुसार, मनमाने तरीके से नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये टर्म आया है जापान, हमारे संविधान में ये जापान से लिया गया। विधि का शासन ब्रिटेन, विधियों का समान संरक्षण यूएसए और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान है। ये तीनों चीजें। फिर 21 क बाद में जोड़ा गया है। 21 क में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ये भी फंडामेंटल राइट है। अब स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे अंतिम है 22वां आर्टिकल 22। इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये सारे स्वतंत्रता के ही अधिकार हैं, तो इस तरह के अनुच्छेद दिए हुए हैं। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध मतलब बंदी बनाया जाना, निरुद्ध किया जाना, कैद में किया जाना, ऐसा संरक्षण, इससे संरक्षण दिया जाए। कौन सी दशाएं हैं? आर्टिकल 22। किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है या गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किए व्यक्ति को
बिना कारण बताए अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। कारण से गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। दूसरी बात, गिरफ्तार किया गया व्यक्ति इसको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना है। बिना मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के इसे 24 घंटे से अधिक अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। निकटतम मजिस्ट्रेट। और ये गिरफ्तारी का स्थान और मजिस्ट्रेट कार्यालय, यहां तक की दूरी, इसमें लगने वाला समय, इसको छोड़कर 24 घंटा इसको माना जाता है। इस समय को छोड़ दिया जाता है। तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अंदर किसी भी व्यक्ति को, 24 घंटे से अधिक किसी भी व्यक्ति को अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है अपनी पसंद या रुचि के विधि व्यवसायी या वकील से, विधि व्यवसायी वकील से परामर्श करने का और उसे अपना केस लड़ने का अधिकार होगा। उस व्यक्ति का ये अधिकार होगा। इन बातों के कुछ अपवाद हैं। ये नियम, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी वाला नियम, ये लागू नहीं होगा किसके ऊपर? यदि व्यक्ति शत्रु अन्य देशी है, दूसरे देश का है, शत्रु, या उसे निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के तहत गिरफ्तार किया गया है। अगर व्यक्ति शत्रु अन्य देशी है या निवारक निरोध के तहत उपबंध करने वाली किसी विधि के तहत गिरफ्तार किया गया है तो ये बातें उसके ऊपर लागू नहीं होंगी। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। अब आते हैं तीसरे अधिकार पर। स्वतंत्रता के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। चलिए देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध अधिकार मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये अनुच्छेद 23 और 24। तो सबसे पहले 23वां देखते हैं। 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव दुर्व्यापार, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, मानव दुर्व्यापार, मनुष्यों का व्यापार करना, और बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम मतलब जबरन, किसी से जबरदस्ती श्रम करवाए और पैसा भी ना दे, बेगारी का प्रतिषेध।
प्रतिषेध मतलब हुआ कि इसे अब रोक दिया जाता है, यह नहीं चलेगा अब आगे। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, इसमें बहुत कुछ नहीं है, इसमें बस इतना ही है, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम को निषिद्ध किया जाता है, इसे रोका जाता है। और इसका उल्लंघन, कोई उल्लंघन करता है, जबरदस्ती ये कार्य करवाता है, तो दंडनीय अपराध, वो दंड का भागी बनेगा। और इसका अपवाद है, इस नियम का अपवाद है कि राज्य के बारे में हमने अनुच्छेद 12 में पढ़ा है कि राज्य में क्या क्या आता है। इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा लागू करने से निवारित नहीं करेगी या रोकेगी नहीं। यह अनुच्छेद प्रतिबंधित करता है, लेकिन राज्य अगर चाहे तो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए कोई अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है, वो अपवाद होगा। अब आता है अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों आदि में खतरनाक जगहों पर बालकों को नहीं लगाया जाएगा, बच्चों को नहीं लगाया जाएगा 14 वर्ष से कम। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 21 का बच्चों संबंधित था, और ये 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम किसी भी बालक को 14 वर्ष से कम के किसी भी बालक को किसी कारखाना खान या संकटमय परिस्थिति, किसी संकटमय नियोजन में किसी भी बच्चे को 14 वर्ष से कम के बच्चे को नहीं लगाया जाएगा, ताकि उसकी सुरक्षा रहे। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब अगला है 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 में है अंतःकरण, धर्म के अंतःकरण, उसे अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है, उसका प्रचार आदि कर सकता है। अब ये स्वतंत्रता
इन बातों के अधीन दी गई है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण, प्रचार आदि में। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इनके आधार पर इन अधिकारों पे राज्य बंदिश लगा सकता है, कोई रोक टोक लगा सकता है। जैसे त्योहारों में हम देखते हैं कि दिवाली में पटाखे जलाना, सरकारें कहती हैं, अदालतें कहती हैं कि पटाखे ना जलाएं क्योंकि हमें स्वास्थ्य का नुकसान होता है इससे। और यहाँ है अनुच्छेद 25 में धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने। अब हम अपने धर्म में दिवाली में पटाखे जला सकते हैं, फोड़ सकते हैं, उसको मानने के लिए एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है तो यहाँ पटाखे जलाना, इसको निषिद्ध किया जा सकता है, रोका जा सकता है। या सदाचार की बात आ जाए या लोक व्यवस्था, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों का प्रयोग करना है। अगला है 26, आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों का प्रबंध, इसकी स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों प्रबंध की स्वतंत्रता, इसमें एक ही शब्द है प्रबंध। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को उनको धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के अंतर्गत कई सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। क्या अधिकार है? कोई भी धार्मिक संप्रदाय, उनको अधिकार है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण। वो अपनी धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं, स्थापना और पोषण। यहाँ धार्मिक कार्यों का प्रबंध है तो धार्मिक कार्यों का प्रबंध भी करेंगे। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन अर्जित करें और स्वामित्व, अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, और ऐसी संपत्ति का विधि द्वारा प्रशासन। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अधिकार होगा धार्मिक कार्यों का प्रबंध करे, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण करे, जंगम स्थावर संपत्ति का अर्जन कर सकती है, उनका स्वामित्व कर सकती है, और विधि के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का भी अधिकार उनको मिला हुआ है। फिर आर्टिकल 27 है। आर्टिकल 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए 25 से लेकर 28 तक सभी धर्म की बातें हैं, धार्मिक स्वतंत्रता। तो 27 में भी किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से छूट, करों के संदाय से संरक्षण,
किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी विशिष्ट धर्म, एक धर्म अभिवृद्धि के लिए करों का समुदाय, इससे स्वतंत्रता। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को करों के समुदाय के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी भी व्यक्ति को। फिर अंतिम है इसमें 28, अनुच्छेद 28 है, कुछ शिक्षण संस्थाओं में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना इन सब में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। राज्य विधि द्वारा पोषित शिक्षा संस्था में, पहली बात तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा जहां दी जा रही है और उपासना, धार्मिक उपासना, इनमें उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, चाहे तो उपस्थित हो या न हो। और राज्य निधि द्वारा पोषित शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसमें एक अपवाद भी है धार्मिक शिक्षा का, यह बात ऐसे शिक्षण संस्थान पे लागू नहीं होगी। अपवाद क्या है? ऐसे शिक्षा संस्थान पे यह बात लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन तो राज्य करता ही है। प्रशासन और पोषण, लेकिन ऐसी संस्था का गठन संस्थान का, इसकी स्थापना किसी ऐसे ट्रस्ट या न्यास किसी न्यास के आधार पर हुई है जिसमें धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। कोई ऐसा न्यास है, ट्रस्ट है, जिसके द्वारा स्थापना की गई है शिक्षा संस्था की, जहां पर धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य हो, वहां पर यह बात लागू नहीं होगी। सबके कुछ न कुछ अपवाद है। धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। यह हो गया धार्मिक स्वतंत्रता। अब आर्टिकल 29 और 30, इसमें है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। उनतीस, भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों का अनुभाग कोई अनुभाग जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति जिनके पास है, उसको बनाए रखने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के अनुभाग को जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति है, उनको बनाए रखने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29। कैसे बनाए रखेगा? राजनीति से पोषित शिक्षा संस्था में, ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण में है। इनको भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है और किसी भी शिक्षण संस्था में, किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। राजनीति से पोषित शिक्षण संस्था में किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको प्रवेश मिलेगा। भाषा, जाति, धर्म, जाति क्या है? भाषा, धर्म, इन सब के आधार पर किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, सबको प्रवेश अगला है आर्टिकल 30। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। उनतीस में अल्पसंख्यक वर्ग भाषा, लिपि को बनाए रखेंगे और प्रवेश किसी भी आधार पर वर्जित नहीं होगा। 30 में है इनको अपनी शिक्षा संस्था स्थापना और उस स्थापना के द्वारा जो भी शिक्षा संस्था में जो प्रशासन होगा, उनका भी इन्हीं अल्पसंख्यकों का अधिकार होगा। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उनका प्रशासन करना। सभी अल्पसंख्यकों को या किसी भी अल्पसंख्यक को अपनी विशिष्ट भाषा,
भाषा, लिपि और धर्म आधारित शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार है और उनका प्रशासन करने का भी अधिकार है। राज्य राज्य जिन शिक्षण संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है, राज्य सहायता देने में इन शिक्षण संस्थाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य सहायता देने में इन शिक्षण संस्थाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, इस आधार पर भी नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक वर्गों के प्रबंधन वाला संस्थान है। पहले यहाँ बताया जा चुका है संस्था और प्रशासन। संस्था बना रहे हैं, प्रशासन करना है। तो राज्य जिन शिक्षण संस्थाओं को सभी को जिनको सहायता देगी उनमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को भी सहायता देगी। इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस आधार पर भेदभाव कोई नहीं किया जाएगा कि ये अल्पसंख्यक वर्गों के प्रबंधन वाली संस्थाएं हैं। एक तरह से यह अपवाद हो जाएगा। अब आता है अंतिम अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 31 में था वो संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार, उसको निकाल दिया गया है, 300 क में चला गया है। आर्टिकल 300 क भाग 12। तो 29-30 के बाद सीधे हम 32 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्तियां दी गई हैं, यह गारंटी देता है। इस भाग मतलब भाग 3। भाग 3 में सभी मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अनुच्छेद 32 पूरे भाग को प्रवर्तित कराने के लिए गारंटी देता है और इसके पास शक्तियां हैं। अनुच्छेद 32 कैसे प्रवर्तित होता है? फंडामेंटल राइट्स के हनन पर या मूल अधिकारों के हनन पर। कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मतलब बिना किसी अपीली प्रक्रिया के। बिना किसी अपीली प्रक्रिया के ही सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उसे सुप्रीम कोर्ट में समावेदन करने का अधिकार मिलता है। सुप्रीम कोर्ट को या उच्चतम न्यायालय को कोई भी किसी फंडामेंटल राइट के हनन पर
आदेश जारी करने का अधिकार होता है। आदेश जारी करता है। इस आदेश में 5 प्रकार की रीटें होती हैं। मूल अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 द्वारा रीट जारी करता है और मूल अधिकारों के संबंध में ही हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी जा सकता है। कोर्ट कौन कौन सा रीट जारी करता है? जैसा केस होगा उसी आधार पर रीट जारी किया जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को सामने लाना। परमादेश, प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, फिर है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा तो ये हो गया अनुच्छेद 32 तक। कुछ मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये सारे अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये कुल हो गया 6 फंडामेंटल राइट्स। अब अगले वीडियो में हम नीति निर्देशक तत्व, संविधान का भाग 4, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियो का हर अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।